आज हमारे पास उत्तर प्रदेश पर केंद्रित कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। जी। और जब मैं इन्हें पढ़ रही थी तो एक बात साफ हो गई, ये सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा देश जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उत्तर प्रदेश को समझना एक तरह से भारत की नब्ज को समझने जैसा है। हाँ, और हमारे स्रोत भी यही दिखाते हैं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जानना कि यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं या 75 जिले हैं, ये तो बस शुरुआत है। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है, एक पहचान है जो सदियों में बनी है। तो आज हमारा मिशन इन दस्तावेजों की मदद से इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करना है। चलिए करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की पहचान की परतों को खोलेंगे, इसके नाम के सफर से लेकर इसके राजनीति के दांव पेच तक। और शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं, जो मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगा। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तरी प्रांत। हाँ, सुनने में बहुत सामान्य लगता है। क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक नाम था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें सीधे इतिहास के केंद्र में ले जाता है। आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1836 में अंग्रेजों ने इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नाम दिया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत। हाँ, और ये नाम पूरी तरह से उनके नजरिए से था। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में जो भी था, वो उत्तर पश्चिमी प्रांत बन गया। मतलब इसकी पहचान बंगाल के संदर्भ में तय की गई थी। बिल्कुल। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसका केंद्र यही इलाका था। हाँ। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव किए। 1877 में अवध को इसमें मिला दिया गया और नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। ये तो बहुत लंबा नाम है। जी, बहुत लंबा और बोझिल था। आखिरकार 1902 में इसे छोटा करके आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। संयुक्त प्रांत या यूपी नाम तो मैंने बहुत सुना है। हाँ, क्योंकि 1937 में इसे और छोटा करके सिर्फ संयुक्त प्रांत कर दिया गया। लेकिन असली बदलाव आया आजादी के बाद। तो उत्तर प्रदेश नाम कब आया? 24 जनवरी 1950 को, जब भारत एक गणतंत्र बनने वाला था, तब इस संयुक्त प्रांत को एक नई भारतीय पहचान दी गई, उत्तर प्रदेश। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये औपनिवेशिक विरासत से खुद को अलग करके एक नई स्वतंत्र पहचान को अपनाने का प्रतीक था। उत्तर प्रदेश नाम को स्वीकृति मिली क्योंकि ये सरल था और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को भी दर्शाता था। और सिर्फ नाम ही नहीं, राजधानी भी लगातार सफर करती रही। पहले आगरा, फिर प्रयागराज और आखिर में लखनऊ। जी। लखनऊ ही क्यों? उस समय आगरा या प्रयागराज के मुकाबले लखनऊ में ऐसा क्या खास था? ये एक बहुत रणनीतिक फैसला था। देखिए, आगरा मुगलों का केंद्र था, प्रयागराज का अपना धार्मिक और प्रशासनिक महत्व था। सही। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों को अवध पर अपनी पकड़ मजबूत करनी थी और लखनऊ अवध का दिल था। अच्छा। तो 1921 में इसे आंशिक राजधानी बनाया गया और फिर 1935 में पूरी तरह से राजधानी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन आज की कहानी और भी दिलचस्प है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यूपी की एक नहीं बल्कि कई फंक्शनल कैपिटल्स हैं। एक मिनट, फंक्शनल कैपिटल्स, इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग शहर केंद्र बन गए हैं। जैसे लखनऊ तो प्रशासनिक राजधानी है जहां सरकार बैठती है। प्रयागराज न्यायिक राजधानी है क्योंकि वहां हाई कोर्ट है। ठीक है। कानपुर को राज्य की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी माना जाता है। और वाराणसी तो खैर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है ही। तो ये एक तरह से विकेंद्रीकरण का एक अनूठा मॉडल है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। और ये जो संगम और विविधता है, ये सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि राज्य के प्रतीकों में भी दिखती है। जी बिल्कुल। मैंने जब राजकीय चिन्ह देखा, एक गोले में 2 मछलियां और एक तीर धनुष, तो मैं सोचने लगी कि इसके पीछे क्या कहानी होगी। और कहानी बहुत गहरी है। ये चिन्ह उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब का शायद सबसे सुंदर उदाहरण है। अच्छा, कैसे? इसमें जो 2 मछलियां हैं, वे अवध पर शासन करने वाले मुस्लिम नवाबों के शाही चिन्ह से ली गई हैं। ओह। वहीं जो तीर धनुष है, वो सीधे तौर पर अयोध्या के हिंदू देवता भगवान राम का प्रतीक है। और इन दोनों के बीच से जो 3 लहरदार लकीरें गुजरती हैं, वे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम को दर्शाती हैं। वाह, मतलब एक ही चिन्ह में अवध के नवाब भी हैं, अयोध्या के राम भी और प्रयागराज का संगम भी। जी। ये तो पूरे राज्य की आत्मा को एक चिन्ह में समेटने जैसा है। बिल्कुल। और ये कहानी दूसरे प्रतीकों में भी जारी रहती है। जैसे राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश। स्रोत बताते हैं कि इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं।
जंगल की आग। हाँ, अगर आप वसंत में यूपी के ग्रामीण इलाकों से गुजरें तो आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे पूरे जंगल में चमकीले नारंगी फूलों की आग लगी हो। वो नज़ारा भूलना मुश्किल है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं फूलों से होली के लिए प्राकृतिक रंग भी बनाए जाते हैं। जी, जैविक रंग। और राजकीय पशु बारासिंगा के बारे में स्रोतों में एक चिंताजनक बात भी लिखी है। इसे दलदल का मृग या स्वैम्प डियर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अब एक संकटग्रस्त प्रजाति है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि ये प्रतीक सिर्फ चिन्ह नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। बारासिंगा का अस्तित्व बचाना राज्य के पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। इसी तरह राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। अच्छा, कितना ऊंचा? इसकी ऊंचाई 6 फीट तक हो सकती है। 6 फीट? जी, ये पक्षी अक्सर जोड़े में रहता है और इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। ये सब यूपी की लोक कथाओं का हिस्सा है। ये संगम और प्रतीकात्मवाद की बात तो ठीक है, लेकिन यही संगम जब राजनीति के अखाड़े में उतरता है तो चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। और यहाँ के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। लोकसभा की 80 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इसे आप भारतीय राजनीति का बॉस लेवल भी कह सकते हैं। जिसे यहाँ जीत मिली, दिल्ली का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी विशालता की वजह से यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक यानी बाइकैमरल। तो यहाँ विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी है। जी। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है। विधान परिषद एक तरह से राज्यों की राज्यसभा जैसी होती है। अच्छा। इसमें 100 सदस्य होते हैं जो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं। इसका मकसद ये है कि किसी भी कानून को पास करने से पहले उस पर और गहराई से और अलग-अलग दृष्टिकोणों से बहस हो सके। मतलब ये जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक तरह का ब्रेक लगाता है। बिल्कुल, एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। समझ गए। और प्रशासनिक तौर पर भी ये राज्य बहुत विशाल है। 75 जिले, 18 मंडल। स्रोतों में एक और शब्द का जिक्र है, एनसीआर, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हाँ, एनसीआर। इसमें यूपी के 8 जिले आते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई जिला एनसीआर में है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? क्या इससे वहां के विकास पर कोई खास असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। एनसीआर में शामिल होने का मतलब है कि उस जिले के विकास की योजना दिल्ली को केंद्र में रखकर एक एकीकृत बोर्ड बनाता है। तो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। जी, इससे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, मेट्रो, बिजली, पानी पर बहुत ज्यादा निवेश होता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों का जो कायापलट हुआ है वो एनसीआर का ही नतीजा है। इसीलिए मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस जैसे जिले भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सबको उस विकास का हिस्सा बनना है। इन सब प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है लखनऊ का विधानसभा भवन। हमारे स्रोतों में इसकी वास्तुकला के बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये यूरोपियन और अवधी शैलियों का मिश्रण है। जी। ये उस दौर के बारे में क्या बताता है? ये उस दौर का शक्ति संतुलन को दिखाता है। इमारत का जो ढांचा है, उसके बड़े बड़े गुंबद और खंभे, वो पूरी तरह से यूरोपियन है, जो अंग्रेजों की ताकत का प्रतीक है। और अवधी शैली कहाँ है? वो आपको अंदर की नक्काशी में, जालियों में मिलेगी। उसमें अवधी और मुगल वास्तुकला की झलक है। ये एक तरह से अंग्रेजों का ये कहने का तरीका था कि हम शासक हैं, लेकिन हम तुम्हारी स्थानीय कला का सम्मान करते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और इसे कलकत्ता की एक कंपनी ने बनाया था और इसमें मिर्जापुर के मशहूर भूरे बलवा पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर प्रदेश ने सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि बहुत कद्दावर नेता भी दिए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। आजादी के बाद के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो इतिहास में दर्ज हो गए, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। और ये दोनों नाम दिखाते हैं कि आजादी के तुरंत बाद भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति में कितने प्रगतिशील विचारों का केंद्र था। बिल्कुल। सोचिए, 1963 में जब दुनिया के कई विकसित देशों में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं, तब सुचेता कृपलानी भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी थीं। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। जी, और उनसे भी पहले सरोजिनी नायडू यूपी की राज्यपाल बनी, जो देश की पहली महिला राज्यपाल थी। स्रोतों में एक और दिलचस्प तथ्य है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। हाँ,
ये फिर से इस बात को साबित करता है कि यूपी की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति पर कितना गहरा असर है। बिल्कुल। लेकिन इस ताकत के साथ एक दूसरा पहलू भी जुड़ा है, और वो है राजनीतिक अस्थिरता का। अस्थिरता? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा में से एक है। 10 बार? जी, 10 बार। पहली बार 1968 में और आखिरी बार 2002 में। इसका मतलब है कि कई बार ऐसी स्थिति बनी जब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। ये तो 80 और 90 के दशक की गठबंधन सरकारों और राजनीतिक उठापटक वाले दौर की तरफ इशारा करता है। आपने सही पकड़ा। वो एक ऐसा दौर था जब जाति और धर्म आधारित राजनीति बहुत तेजी से उभर रही थी, जिससे किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया था। और बार-बार सरकारें गिरती थीं। हाँ, बार-बार सरकारें गिरती थीं और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता था। ये आंकड़ा यूपी के उस टर्ब्यूलेंट राजनीतिक इतिहास का गवाह है। राजनीति से हटकर अगर न्याय की बात करें तो उसका केंद्र प्रयागराज में है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। जी। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, लेकिन आगरा में। इसे बाद में इलाहाबाद क्यों लाया गया? इसके पीछे भी प्रशासनिक और भौगोलिक कारण थे। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक राजधानी आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दी थी। अच्छा। क्योंकि इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो जब राजधानी गई तो न्याय का केंद्र भी वहीं चला गया। 1869 में हाई कोर्ट को इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश का नाम भी हमारे स्रोतों में है, श्री शाह मोहम्मद सुलेमान। जी हाँ। और इस हाईकोर्ट से जुड़ा एक और अनूठा तथ्य यह है कि ये शायद देश का अकेला ऐसा हाईकोर्ट है जिसका अपना एक स्थायी संग्रहालय है। एक म्यूजियम? हाईकोर्ट में, हाँ। 1966 में जब कोर्ट ने अपने 100 साल पूरे किए, तब इस म्यूजियम की स्थापना हुई। इसमें महारानी विक्टोरिया का 1866 का वो मूल घोषणा पत्र भी रखा है, जिससे इस कोर्ट की स्थापना हुई थी। वाह, ये तो न्याय के इतिहास को सहेजने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बिल्कुल। तो आज इन स्रोतों की गहराइयों में उतरकर ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्रफल के आंकड़ों का नाम नहीं है। सही कहा। इसका हर नाम, हर प्रतीक, हर शहर और हर राजनीतिक घटना अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल। ये समझना कि कैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत से उत्तर प्रदेश तक का सफर तय हुआ, या कैसे इसके राजकीय चिन्ह में हिंदू और मुस्लिम शासकों की विरासत का संगम है, ये हमें राज्य की आज की सामाजिक राजनीतिक बनावट को समझने में मदद करता है। ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर इतिहास ने कई रंग भरे हैं। जी बिल्कुल। हमारे स्रोतों में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के विभाजन और 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाने का भी जिक्र है। हाँ, वो भी एक बड़ा मोड़ था। और ये आज की हमारी पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश आज भी इतना विशाल है, इसकी प्रशासनिक चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि क्या इसके और अधिक प्रशासनिक पुनर्गठन, जैसे कि इसे पूर्वांचल, पश्चिमांचल या बुंदेलखंड जैसे छोटे राज्यों में बांटने की जो बात कभी कभी उठती है, उसमें कोई दम है, या इसका मौजूदा स्वरूप ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.